पिछले एपिसोड में आपने देखा एल्फ्रेड के बीमार होने के बाद बैटमैन और भी ज्यादा लापरवाह होते जा रहा था, जिसके वजह से वो जोकर को पकड़ने के चक्कर में काफी ज्यादा नुकसान कर देता है। और जोकर को पकड़ने के बाद बैटमैन जबरदस्ती उसे कुछ पिल्स खिला देता है, जिसके कारण वो कोमा में चला जाता है। और उसके होश में आने पर डॉक्टर बताती है कि उसका पागलपन ठीक हो चुका है। जिसके बाद जोकर अपना नाम जैक नेपियर बताते हुए बैटमैन, जीसीपीडी और गौतम सिटी पर एलिगेशंस लगाने की धमकी देता है और अपने आप को गौतम का फाइट नाइट बुलाता है। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है अदालत में, जहां जैक नेपियर बोलता है कि मेरा नाम जोकर था। वो बाल, वो मेकअप, वो हंसी, पुलिस ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो मुझे मर्डरर, इनक्यूरेबल सोशियोपैथ बुलाते थे, जिसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो मुझ जैसे क्रिमिनल्स के लिए एक नया टर्म भी बना दिया था, सुपर क्रिमिनल्स। बट ये सब झूठ है। मैं मानता हूँ कि मैंने कई क्राइम किए हैं, बट मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। जब मैं अरेस्ट हुआ तो पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था कि मैंने कोई वायलेंट क्राइम किया है। उन्होंने बस जल्दी जल्दी पेपर वर्क खत्म किया ताकि वो मुझे एक सुपर क्रिमिनल बोल सके। बट असल में मैं बस एक आम आदमी हूँ जिसने बैंक लूटा क्योंकि इसके हालात ठीक नहीं थे। और इस क्राइम के लिए मैंने जेल में 10 साल बिताए हैं। बट फिर भी वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अब मैं उनके लिए सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, मैं उनके लिए एक बहाना बन गया था। और मेरी अनस्टेबल मेंटल कंडीशन उनकी स्कीम के लिए मुझे एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। वो मुझे दवाइयाँ और थेरेपी देने का दावा करते रहे, बट असल में वो मुझे बद से बदतर बना रहे थे। मुझे वो बोगीमैन बना रहे थे जो वो हमेशा से चाहते थे, ताकि वो गौतम से और पैसा ले सके। उन्होंने इनकम का एक नया सोर्स ही ढूंढ लिया था, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्राइम। जब भी लोग उनकी फंडिंग पर सवाल उठाते तो वो जोकर को जेल से भागने देते, ताकि टैक्स पेयर्स का डर दोबारा बढ़ सके। जब उनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया तो उन्होंने पुराने आर्कम फोर्ट को आर्कम असाइलम में बदल दिया। हाँ, मैंने थोड़ा आईलाइनर लगाया था, पर मुझे जोकर आर्कम ने बनाया। यहाँ सिर्फ मैं विक्टिम नहीं हूँ, हम सब विक्टिम हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि गौतम एक स्पेशल शहर है जिसकी स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने इसे डर का शहर बना दिया, जहाँ करप्शन हर समय बढ़ता है। एक ऐसा शहर जहाँ विजिलेंटिज्म नॉर्मल हो चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने आप सभी को कुछ सबूत दिखाए हैं। मुझे उनका बलि का बकरा मत बनने दो। जो जोकर ने किया उसकी सजा जैक नेपियर को नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे रिलीज कर दिया जाए ताकि मैं उन सब से लड़ सकूं और वो शहर वापस ले सकूं जिसे हम सब प्यार करते हैं। इन सब के बाद अदालत जैक नेपियर को निर्दोष साबित करते हुए उसे रिहा कर देती है। जिसके बाद जैक गौतम की सड़कों पे चलते चलते जोई को उस जोक शॉप पर पहुंचता है, जहाँ पर वो अक्सर आया करता था जब वो जोकर था। वो डोर को खोलने जाता है, लेकिन हैंडल तक पहुंचने से पहले ही हार्ली जोर से दरवाजा खोल देती है। जिसके बाद वो कहती है कि यू अपनी शक्ल तो देखो, बट कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन जोकर उसे रोकते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या हम बात कर सकते हैं? वो उसे बिठाते हुए बोलता है कि सबसे पहले तो मैं तुमसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तुमने हमेशा से मेरी हरकतों को बर्दाश्त किया है और मेरे अजीबोगरीब प्लान्स को भी सपोर्ट करते आई हो, लेकिन अब नहीं। फिर जैक अपने कोट से कुछ निकालते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैंने हमेशा से इस चीज का फायदा उठाया है। मैंने कभी भी तुम्हें उस तरीके से प्यार नहीं किया जैसे तुम मुझसे करती आई हो, और इसी चीज के कारण मैं तुम पर कंट्रोल कर पाता था। मैं बैटमैन को लेकर पागल हो चुका था, जो कि हम दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बट अब मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं अब तुम्हें अपना वो रूप दिखाना चाहता हूँ जो तुम हमेशा से चाहती थी। और हम देखते हैं कि जैक हार्ली को रिंग पहना देता है, जिसे देखकर हार्ली हंसने लगती है और वह कहती है कि अच्छी कोशिश थी जोकर, तुम कोर्ट को तो बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। बट जैक कहता है कि पुडिन, मैं सीरियस हूँ। और ये सुनते ही हार्ली जैक के पेट पर एक जबरदस्त मुक्का मारती है और वह कहती है कि तुमने मुझे अभी किस नाम से बुलाया? क्या ये सच है कि तुम जैसा आदमी प्यार और फीलिंग्स की बातें कर रहा है? अब इस नाटक को यही खत्म कर दो और जाओ जाके कोई घटिया सा मेकअप लगा लो जोकर, ताकि हम जाकर कुछ चुरा सके। जैक अपनी मेडिसिन लेने की कोशिश करता है, लेकिन हार्ली उसे पकड़कर चिल्लाती है कि उन पिल्स को फेंक दो, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। तुम्हें उन पिल्स की नहीं बल्कि मेरी जरूरत है। जैक उसे बोलता है कि पुडिन, तुम ये क्या कर रही हो?
और हार्ली उस पर चिल्लाती है कि वो उसकी पुडिन नहीं है। और उसी वक्त हार्ली के मुंह पर कोई जोरदार किक मारते हुए बोलती है कि नहीं, तुम उसकी पुडिन नहीं हो। और हम देखते हैं कि ओरिजिनल हार्ली क्विन रिंग उठाते हुए बोलती है कि तुम्हारी माफी एक्सेप्ट हुई जैक। जिसके बाद हार्ली के हाइनास उस दूसरी हार्ली के ऊपर चढ़ने लगते हैं और वह चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने उसे छोड़ दिया था। ओरिजिनल हार्ली कहती है कि हाँ, पर अब मैं वापस आ चुकी हूँ। दूसरी हार्ली कहती है कि उसे मेरी जरूरत है और ओरिजिनल हार्ली उसकी बात काटते हुए कहती है कि उसे किसी चीयर लीडर की जरूरत नहीं है और नेपियर को उठाती है और वो कहती है कि तुम जोकर से प्यार करती थी और मैं जैक से, और क्योंकि अभी ठीक हो चुका है तो ये मेरा है और इसलिए तुम यहाँ से दफा हो सकती हो। वही दूसरी तरफ फ्रीज एक क्रायो टूब के सामने खड़ा होता है जिसके अंदर उसकी बीवी नोरा थी और पीछे से एक साइंटिस्ट बोलता है कि हम फ्रीज के टेक को रिवर्स करने के लिए तैयार हैं मिस्टर वेन। और ब्रूस पूछता है क्या तुम तैयार हो विक्टर, और वो बोलता है कि वो शुरू कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बारबरा की नजर एक केज पर पड़ती है जिसके अंदर 2 चूहे थे जिन्हें हेलमेट पहनाया गया था, जिन्हें देखकर वो कहती है कि ओ माय गॉड, ये चूहे हेलमेट में कितने क्यूट लग रहे हैं। जिसके बाद विक्टर ब्रूस को प्रोसेस शुरू करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि उस ग्लास केस में किसी तरह का लिक्विड भरना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर बारबरा डर जाती है क्योंकि ग्लास के भर जाने पर वो चूहे मारे जाएंगे, बट वो नहीं मरते। जिस पर ब्रूस कामयाब होने के लिए विक्टर को कांग्रेचुलेट करता है और बारबरा पूछती है कि हम इनका नाम क्या रखें, और विक्टर बोलता है सक्सेस। जिसके बाद विक्टर कुछ ट्यूब्स को अपने सूट में जोड़ने लगता है और वो कहता है कि अब हमारे पास बर्बाद करने के लिए और समय नहीं है, और ब्रूस उस पर चिल्लाता है कि ये सही समय नहीं है विक्टर, हमें थोड़ी देर और इंतजार करके ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये चूहे सच में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। और विक्टर बोलता है कि तुम्हारी हेल्प मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है मिस्टर वेन। मेरी टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाकर तुमने मेरी बीवी को बचाने का एक और मौका दिया है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मुझे अकेला छोड़ दो। और वो डायल को शुरू कर देता है। जिसके बाद विक्टर के हेलमेट में वही लिक्विड भरना शुरू हो जाता है जो कि इन चूहों पर यूज किया गया था, और ब्रूस तुरंत उसके पास जाकर उसका हेलमेट निकाल देता है और विक्टर हांफते हुए उठता है, लेकिन उसकी स्किन एक बूढ़े इंसान में बदल जाती है। और ब्रूस बोलता है कि ये रैपिड एजिंग का असर है, हम इसी तरह के साइड इफेक्ट को अवॉइड करने की उम्मीद में थे। विक्टर की बॉडी तब जमी थी जब वो 30 साल का था, जिसे अब 50 साल हो चुके हैं। वही बारबरा बोलती है कि चूहे भी बूढ़े होने के कारण मर चुके हैं, हम ये कैसे कह सकते कि नोरा इस चीज को सरवाइव कर पाएगी। जिस पर ब्रूस बोलता है कि हम नहीं जानते। और आगे ब्रूस बोलता है कि अगर वो सरवाइव कर भी लेती है तो भी हमारे पास उसके मैगोगॉट डिजीज का कोई क्योर नहीं है, जिसके कारण उसे वहाँ जमाया गया था। वही दूसरी तरफ पुरानी हार्ली जैक को उसके अपार्टमेंट में लेकर आती है और जैक पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई पर एक नई हार्ली क्विन ने तुम्हारी जगह ले ली, पर ये सब हुआ कैसे। हार्ली बैठते हुए बताती है कि तुम एक नार्सिसिस्ट थे जो कि डिस्मेंथिया और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गूंज रहे थे। किसी तरह के इम्बैलेंस के कारण वो पिल्स तुम पर काम कर गई, पर तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, बट एक सही सपोर्ट के साथ तुम ठीक हो सकते हो। जैक शांत रहता है और हार्ली बोलती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। फिर जैक पूछता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, और हार्ली बोलती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं। फिर हार्ली उसे समझाती है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, और वो बोलती है कि तुम्हारे प्यार में पड़ना आसान था क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे एक्साइटिंग बंदे थे जिसे मैं आज तक मिली थी। तुम्हारे साथ रहकर मुझे कभी भी एक क्रिमिनल होने का एहसास ही नहीं हुआ, तुम्हारे साथ बस मैं आजाद फील करती थी। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी कि नहीं, बट बैटमैन को लेकर तुम्हारा पागलपन बढ़ता गया, और धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बैटमैन के साथ शेयर कर रही थी। मैं तुम्हारे अटेंशन के लिए जूझती रही और तुम बैटमैन के लिए जूझते रहे, और तब मैं समझ चुकी थी कि तुम्हें प्यार हो गया था, पर वो मुझसे नहीं था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। तुमने बैटमैन के अटेंशन को पाने के लिए रॉबिन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट मैंने तुम्हें रोका, और तुम्हारी आंखों में देखने पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस आदमी से मैंने प्यार किया वो कब का जा चुका है, और उस समय वहाँ पर सिर्फ जोकर था। मैंने बैटमैन को मदद के लिए बुलाया, और जब हम वहाँ पहुँचे तो रॉबिन वहाँ से गायब था। मुझे सच में लगा था कि बैटमैन तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें मार डालेगा, बट वो तुम्हें आर्खम ले गया, इसी उम्मीद में कि शायद जेसन टॉड के बारे में कुछ पता लग सके, पर हमें कभी पता नहीं चला। फिर जैक पूछता है कि क्या रॉबिन को मैंने मारा था, जिस पर हार्ली कहती है कि इस बारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। जैक कहता है कि मुझे याद नहीं है, और हार्ली बोलती है
कि शायद तुम्हें धीरे धीरे याद आ जाए। जिस पर जैक बोलता है कि मुझे ये सब याद नहीं करना, मैं इन सब से आगे बढ़ना चाहता हूँ और इसलिए हमें गौतम को बचाना होगा। हार्ली पूछती है कि कैसे, जिस पर जैक बोलता है कि हमें विद्रोह करना होगा ताकि गौतम को बैटमैन के खिलाफ कर सके। हमें सबको बैटमैन के कारण हो रहे डैमेज को दिखाना होगा ताकि इस सिटी में चल रहे करप्शन को रोक सके। जिस पर हार्ली कहती है तो अब गौतम को एक ऐसा आदमी बचाएगा जिसे इस सिटी ने कभी नहीं चाहा। जिस पर जैक बोलता है कि हाँ, अब इस सिटी को जैक नेपियर बचाएगा, हार्ली क्विंजल के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस एक पार्टी में आया होता है जहाँ के टेलीविजन पर जैक और हार्ली की न्यूज लगी होती है। और जब एक रिपोर्टर जैक से बैटमैन के बारे में पूछता है तो जैक बैटमैन को एक पिटबुल कहते हुए बोलता है कि उसके एक्शंस ने आज तक सिर्फ बिजनेस को प्रोटेक्ट किया है। जिस पर ब्रूस चिल्लाते हुए टेलीविजन को बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी उस न्यूज का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि जोकर ब्लैक पोर्ट पर चैरिटी कर रहा है। जिस पर ब्रूस बोलता है कि उस जगह का नाम बैक पोर्ट है। फिर वो आदमी बोलता है कि जोकर बैटमैन को लेकर सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने भी उसकी मदद से रियल एस्टेट में मिलियंस की कमाई की है। और फिर वो समझाता है कि बैटमैन ज्यादातर गरीबों के इलाकों में क्राइम से लड़ता है और जब कभी ऐसा होता है तो उस इलाके को बैट इम्पैक्ट जोन का दर्जा दे दिया जाता है, जिस कारण वहाँ की रियल एस्टेट वैल्यू काफी गिर जाती है। तो ट्रिक ये है कि बैट जोन के डिक्लेयर होते ही उन एरिया को खरीद लिया जाए, क्योंकि उन्हीं एरिया में सरकार की तरफ से डैमेज रिपेयर के लिए सबसे ज्यादा फंड मिलता है, जिसकी मदद से हम अच्छी खासी कमाई कर पाते हैं। और ये सुनते ही ब्रूस उस आदमी और उसके बॉडीगार्ड के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मारकर उस पार्टी से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक गौतम के सबसे खतरनाक विलन से मिलने जाता है ताकि उन सबको एक टीम बना सके। और कुछ देर तक उन सबसे बात करने के बाद वो उनसे कहता है कि हम सभी ने बैटमैन से लड़ने के बजाय एक दूसरे से लड़ते हुए अपना काफी वक्त बर्बाद कर दिया, पर अब हम इस चीज को बदलेंगे। बट पहले क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए। सभी अपने ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं और वही हार्ली जैक को मैड हैटर की हैट पकड़ा देती है। और तभी कोई पूछता है कि आखिर क्लेफेस किधर है, जिस पर जैक हैट पहनते हुए बोलता है कि वो यहीं पर है, हम सबके साथ। पर उन सभी को ये बात नहीं पता थी कि उनसे मिलने से पहले जैक ने मैड हैटर के माइंड कंट्रोलर की मदद से सबसे पहले क्लेफेस के माइंड को ही कंट्रोल किया था, जिसके बाद उसने क्लेफेस को डस्ट में कन्वर्ट करके उसे उन ड्रिंक्स में मिला दिया, जिसे वो सारे सुपर विलेंस इस समय पी रहे थे। और जैक बोलता है कि तुम सबको एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल था, पर क्या हो अगर मैं तुम में से सिर्फ एक को कंट्रोल करूं और उसे तुम सब में मिला दूं। जिस पर हार्ली पूछती है कि क्या ये काम कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए जैक बोलता है हाँ, ये काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी सुपर विलेंस की आंखें हरी हो जाती है।